Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने एनटीपीसी के सेट नंबर 25 लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट 24 तक हो चुका है। जो लोग भी देखा है उन्हें तो बहुत सारे फैक्ट्स पता चल गए होंगे। जो लोग भी अभी तक सेट 24 तक नहीं देखे हैं और जो लोग को एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर जो वो मेरे चैनल से जुड़े हैं तो वो लोग जाएं और जितने सारे एनटीपीसी के प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, वो सारे वीडियोस को देख लें ताकि उनको आने वाली परीक्षाओं में इस वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके। और जो भी लोग अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच महीने का अंतराल हो सकता है। मतलब राज्य विधानसभा के जो 2 सत्र होता है, 2 सेशन होता है, उसमें कितने महीनों का अंतराल होता है बीच में? तो इसमें 6 महीने का अंतराल होता है। ठीक है, जो भी आपका विधानसभा का सत्र होता है उसमें कितने मंथ का अंतराल होता है? तो 6 मंथ का अंतराल होता है। चलिए, अब राज्य विधानसभा है तो विधानसभा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। किसके बारे में? विधानसभा के बारे में। ठीक है, विधान और सभा के बारे में। तो विधानसभा आर्टिकल 170 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख है। और कोई भी राज्य में जो विधानसभा होगा वो मैक्सिमम सीट उसका हो सकता है 500। ठीक है, मैक्सिमम सीट 500 हो सकता है और मिनिमम 60 हो सकता है। अभी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट है विधानसभा में? तो वो हमारे देश के आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें जहाँ मतलब 403 सीट है। विधानसभा कितना सीट है? 403 सीट। और मिनिमम सिक्किम है, जहाँ पे सबसे कम सीट है। ठीक है, अब विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है ये भी जानना हम लोग को चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है। तो वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और व्यस्क मताधिकार। ये 2 रूल को फॉलो करता है। निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष होगा और व्यस्क मताधिकार के रूप में होगा। ठीक है, अब जो लोग भी विधानसभा के सदस्य बनेंगे तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे अब हम चाहें विधानसभा सदस्य बनना तो बन जाएंगे, तो उसका भी कुछ रूल, कुछ टर्म एंड कंडीशन होता होगा। तो उसके बारे में जानिए। सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। सबसे पहले जो लोग भारत का नागरिक होगा वही विधानसभा का सदस्य होगा। दूसरी बात, उसका जो मिनिमम एज हो वो 25 साल हो। 25 साल अगर उसका एज हो रहा है तो वो विधानसभा के मेंबर बनने का हकदार है। तीसरी बात, पागल और दिवालिया ना हो। मतलब उसका जो मानसिक संतुलन है, दिमागी हालत जो है वो अच्छा होना चाहिए। और आखिरी, केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी लाभ पद पर ना हो। मतलब कोई भी पहले से कोई पद को ग्रहण किया नहीं हो, कोई भी लाभ पद पर ना हो। तो ये था योग्यता। ठीक है, इसका जो टेन्योर होता है, मतलब जो आपका कितने दिनों तक ये बने रह सकते हैं, तो इनका टेन्योर 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। अब ये जानिए कि इनकी सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है। अगर जो कोई विधानसभा के सदस्य बने हैं तो कभी ना कभी तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी ही। तो इनकी सदस्यता तब समाप्त होगी जब किसी अन्य सदस्य में ये चुने गए। मतलब किसी अन्य सदस्य में चुने जाने पर इनकी सदस्यता की समाप्ति हो सकती है। दूसरी बात, बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने पर। मतलब किसी से अनुमति नहीं लिए हैं और 60 दिन तक सदन में एब्सेंस रहे, तब क्या होगा? इनकी सदस्यता की समाप्ति हो सकती है। तो ये था विधानसभा के बारे में फैक्ट्स। और विधानसभा के जो अंतराल का था, कितने मंथ का गैप हो सकता है? तो 6 महीने का गैप हो सकता है, अंतराल हो सकता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत सारा फैक्ट्स पता चला होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमिलनाडु जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका जो नेतृत्व किए थे, जो उनको लीड किए थे, वो सी राजागोपालाचारी के द्वारा नियुक्त किया गया था। चलिए, सी राजागोपालाचारी के बारे में कुछ फैक्ट बताइए। इनके बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इनके बारे में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये पहले तमिलनाडु नमक सत्याग्रह क्या था इसके बारे में देखते हैं। तो सी राजागोपालाचारी जो कि गांधी के काफ़ी करीबी थे, इन्होंने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह में लगभग 150 कार्यकर्ता थे।
जिनमें अधिकतम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। यह जो आपका सत्याग्रह हुआ था वो 13 अप्रैल 1930 में 13 अप्रैल 1930 में तिरुचिरापल्ली से प्रारंभ हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून का विरोध करने के लिए बनाया गया था। 13 अप्रैल 1930 में तिरुचिरापल्ली से यह स्टार्ट किया गया था, जिसको आपका तमिलनाडु से कौन लीड किए थे? सी राजा गोपालाचारी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच हेतु प्रयोग की जाने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र का आपका चेक होता है कि हर कुछ आपका अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपका जांच करने का एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं इंडोस्कोप। क्या बोलते हैं? इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का प्रयोग पाचन तंत्र की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें उल्टी, पेट में दर्द, आंत में खून बहना आदि जांच की जाती है। जो भी हमारे पेट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको इंडोस्कोप के थ्रू की जाती है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये नहीं को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सौर ऊर्जा जो है वो बिल्कुल है नवीकरणीय ऊर्जा का, वायु वो भी है, समुद्र की लहरें ये भी है, लेकिन कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, भूतापीय ऊर्जा आदि, ये जो भी सारे मैं अभी बताया हूं ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स है। लेकिन जो कोयला है वो नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स नहीं है। नवीकरणीय मतलब जो नया सोर्स हो रहा है, जो नया मिल रहा है। जो पुराने जो हम लोग के देश में अभ्रक पाए जाते हैं, कोयला पाए जाते हैं, तो वो लोग तो पुराने थे। लेकिन जो नवीकरणीय है, अब क्या हो कि जो अनवीकरणीय है उनका तो एक लिमिट था, जो भी सोर्सेस था वो लिमिट था। अब हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो वो आज न कल तो खत्म ही हो जाएगा। तो जो हम लोग का नवीकरणीय सोर्सेज है, जैसे सौर ऊर्जा, आजकल सौर से, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं हम लोग? लाइट का उत्पादन करते हैं। तो वो सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। अब क्या हुआ? जल से होता है, जल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न करते हैं। तो ये सब जो हुआ आपका नवीकरणीय ऊर्जा हुआ। एक इसका लिमिट नहीं है, इससे मतलब आप आराम से आप यूज कर सकते हो। तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, समुद्र की लहर, ये सारे क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। लेकिन जो कोयला है वो नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस नहीं है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? इसमें काफी मैं मिस्टेक किया हूं। मुझे लगा था मेघालय और मैं इसमें हाईलाइट कर दिया शिलोंग, ठीक है। लेकिन मिजोरम का जो राजधानी है वो आइजोल है। आइजोल क्या है? मिजोरम का राजधानी है, जो कि आपका उत्तरी पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम का अर्थ होता है पहाड़ी लोगों की भूमि। क्या होता है मिजोरम का अर्थ? क्या होता है? पहाड़ी लोगों की भूमि। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन मिजोरम के बारे में, जिसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होते हैं? जो दही हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा एसिड पाए जाते हैं? तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में। दही जो है एक डेयरी उत्पादक है, जो कि दूध के जमने की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है। आप सब लोग दही खाते होंगे। जब हम लोग को कभी दही खाने का मन होता है तो क्या करते हैं? दूध को फाड़ते नहीं है, दूध को जमने देते हैं, ठीक है। तो दही जो है वो डेयरी उत्पाद है, जो कि दूध के जमने की प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है। दूध का जमना किसी भी अम्ल का मिलाकर किया जाता है। कोई भी हम दूध को जमाएंगे, पहले दूध तो नॉर्मल रूप में होता है, अब उसको जमाएंगे तो कोई भी अम्ल का प्रयोग करेंगे, उसी से हमारा दही जमेगा, ठीक है। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। सातवां प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मार्ट सिटी की विशेषता नहीं बतलाता है? सबसे पहले स्मार्ट सिटी होता क्या है? तो भारत में स्मार्ट नगर की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में विकसित करने का घोषणा किए थे। मतलब उनका इमेजिन किया था कि हम लोग 100 नगर को अपने देश का स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है। इस नगरों में किफायती घर, पानी एवं बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, टिकाऊ पर्यावरण और सुरक्षा, मनोरंजन और स्पोर्ट्स के साधन आदि उपलब्ध कराना जाने का घोषणा किया गया था। मतलब कराने का इसे मोटो बनाया गया था कि जो स्मार्ट सिटी का शहर होगा, जो टाउन होगा, वहां पे रहने के लिए किफायती घर, पानी पीने के लिए अच्छा पानी,
ठीक है। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, टिकाऊ पर्यावरण और सुरक्षा, मनोरंजन और स्पोर्ट्स के साधन, ये सारी चीजें स्मार्ट सिटी का विशेषता है। लेकिन जो निःशुल्क स्वास्थ्य एवं शिक्षा है वो स्मार्ट सिटी का बिल्कुल भी विशेषता नहीं बतलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्मार्ट सिटी के बारे में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है आईएसएस किसका संक्षिप्त रूप है? तो आईएसएस मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये होता है हमारा आईएसएस का फुल फॉर्म। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में लंबित वेटिंग के अंश हेतु अनुमानित व्यय अनुदान को क्या कहते हैं? ये बेडिंग नहीं, यहां पे बेटिंग है, ठीक है, वेटिंग है, वेटिंग, ठीक है। तो ये जो है लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष के लंबित वेटिंग अंश हेतु अनुमानित व्यय के अनुदान को क्या कहते हैं? तो उसको लेखानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखानुदान। जैसा हम लोग जानते हैं कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से कोई भी रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने से पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 के ए में बताया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि लोकसभा लेखानुदान पारित कर सकता है, पर इसके लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो ये था लेखानुदान के बारे में। अगला प्रश्न है एक सीरियल पोर्ट निम्न में से क्या कर सकता है? तो ये हार्ड ड्राइव में और से सूचना का अंतरण कर सकता है, यानी सूचना का हस्तांतरण कर सकता है। कंप्यूटिंग में एक सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। जो सीरियल होता है ना, वो एक कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से एक समय में एक बिट सूचना हस्तांतरण हो सकता है। वे सूचना हस्तांतरण दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये था आपका सीरियल पोर्ट के बारे में, जिसका काम सूचना का हस्तांतरण करने का काम होता है, ठीक है। हस्तांतरण नहीं, हस्तांतरण, ठीक है। तो ये था 10वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एरवडा जेल कहाँ स्थित है? एरवडा जेल काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो एरवडा जेल जो है वो पुणे में अवस्थित है। आप लोग सुने होंगे कि जो आपका संजय दत्त थे वो भी एरवडा जेल में ही इनको मतलब रखा गया था। महात्मा गांधी जी को भी एरवडा जेल में रखा गया था, ठीक है। तो जो एरवडा जेल है ये काफी सुरक्षित जेल है जो कि पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है। वह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से भी एक है, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ा जेल तो है ही, तथा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है एरवडा जेल, जो कि पुणे में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोशनी के अपवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है? तो अपवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है रोशनी का? तो तारों में जगमगाहट का प्रभाव बिल्कुल है ये। मृग तृष्णा ये भी है। माध्यम के जरिए पारित होते समय रोशनी के किरणों में झुकाव ये भी है। लेकिन जो पार्श्विक विपरीतता, विपरीतता मतलब अपोजिट, जो पार्श्विक विपरीतता है वो रोशनी के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये पार्श्विक विपरीतता होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में वस्तु की बाईं तरफ दाईं तरफ जैसे दिखती है और दाईं तरफ बाईं तरफ जैसे दिखती है, बिल्कुल अपोजिट। जो बायां पार्ट रहेगा वो दायां दिखेगा, जो दायां रहेगा वो बायां तरफ दिखेगा। तो ये होता है पार्श्विक विपरीतता। तो ये था आपका रोशनी का अपवर्तन का उदाहरण नहीं था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो गली के पीले लाइट होता है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जो गली के लाइट होता है उसमें पीले सोडियम का भाप यानी वेपर लैम्प का प्रयोग की वजह से होते हैं, जो कि पतली स्पेक्ट्रल रेंज का प्रकाश छोड़ती है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम का प्रयोग गली के पीले लाइट के लिए यूज होता है। आप लोग देखते हो ना गली में पीला पीला। अब तो हालांकि गली में जो हो गया आ गया आपका एलईडी लाइट आ गया। पहले क्या था, जो भी रोड वगैरह होते थे, जो भी आपका गली होता था वहां पे पीला लाइट आता था जिसमें आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब तो एलईडी हो गया, तब तो बात ही अलग हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शून्य में रोशनी गति मीटर सेकंड की अनुमानित है। ये शून्य नहीं, यहां पे अंतरिक्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष। ये मिस टाइप है, अंतरिक्ष। तो जो अंतरिक्ष में रोशनी की गति होता है यानी प्रकाश की चाल जो होता है वो क्या होता है? 3 गुनी 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 गुनी 10⁻8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, सी से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक नियतांक। ये था 14th क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था? ठीक है, जर्मनी के 1907 में स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था। इनका नाम क्या है? स्टुगार्ड इसका नाम था, स्टटगार्ट नहीं, स्टुगार्ड। तो ये इनका नाम मैडम कामा था और इनका फुल नाम क्या था? भिकाजी रुस्तम कामा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इन्होंने 1907 में, कब? 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो ये था 15 क्वेश्चन जो कि मैडम भिकाजी कामा के बारे में था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रा निम्न में से किसका भाग है? जो वर्टिब्रा है वो किसका भाग है? आप लोग सबको पता होगा, जो हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी होता है, जिसको हम लोग मेरुरज्जु बोलते हैं या वर्टिब्रा बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो क्या होता है? हमारा वर्टिब्रा का पार्ट होता है। रीढ़ की जो हड्डी है वो हमारे वर्टिब्रा का पार्ट होता है, जो कि अक्षीय कंकाल का हिस्सा है। तो ये रीढ़ का हड्डी है वर्टिब्रा का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकांश नदियों और समुद्री तरंगों द्वारा जमा किए गए रेत और गाड, यानी गाड मतलब कीचड़, से बनते हैं। मतलब जो हमारे नदी के द्वारा, हमारे समुद्र के द्वारा, जब भी नदी में बाढ़ आता है, समुद्र में बाढ़ आता है, जो लहरें आती है, तो उससे जो रेत आता है, जो उससे आपका बालू आता है, और गाड मतलब जो कीचड़ आता है, उससे कौन सा मिट्टी का निर्माण किया जाता है? तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। अब क्या होता है, कोई भी आपका नदी में बाढ़ आया तो जो भी बहुत जगह क्षेत्र से बहुत सारे मिट्टी उठा लेके आ जाता है। अब बहुत सारे मिट्टी आया तो वो जो मिट्टी होता है उसमें बहुत सारी चीजें मिला होता है। ठीक है, उसमें काफी उर्वरक का मात्रा भी होता है। अब क्या हुआ कि पेड़ पौधा भी उसमें गिर गया। अब पेड़ पौधा भी आ गया तो वो उसका भी अपर्दन होता है, और उसका अपर्दन आपका उर्वरक का भी काम करता है। तो जो आपका अधिकांश नदियों और समुद्र तरंगों द्वारा जो लाया गया रेत या गाड होता है, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक होता है। अधिकांश नदियों और समुद्री तरंगों द्वारा ये जमा किए गए कीचड़ से बनते हैं। भारत के उत्तरी मैदान गंगा नदी के द्वारा बहुत बड़े हिस्से में जलोढ़ मिट्टी बनाई गई है। जब भी ये गंगा नदी में बाढ़ आता है, गंगा नदी में ज़्यादा पानी आता है, तो आपका उससे काफ़ी ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है, जिससे जो भी हम लोग दियरा का क्षेत्र का भूमि होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इसी कारण से तो होता है, जब भी बाढ़ आता है तो उससे नया नया मिट्टी आता है, नया मिट्टी जो आता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। तो वो था 17वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नाम है सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस रोग है वो एक व्यावसायिक बीमारी है जो कि सिलिका धूल सांस लेने के समय फेफड़े में पहुंच जाने से होती है। यह एक प्रकार के न्यूमोकोनेसिस बीमारी है। कैसे बीमारी है? न्यूमोकोनेसिस। तो ये जो सिलिकोसिस है वो सिलिका के धूल को सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़े में पहुंचती है और उससे हमको सिलिकोसिस होता है। ठीक है, तो ये एक व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण होता है। जो भी व्यावसायिक लोग होते हैं उनको ये रोग हो जाता है। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं तो वहाँ पे सिलिका का ज़्यादा ये होता है, तो उससे उन लोगों को ये सिलिकोसिस बीमारी हो सकती है। ये था आपका 18वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो सूर्य और धरती के बीच में जो अनुमानित दूरी है वो क्या है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। क्या है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर सूर्य और धरती के बीच में एक अनुमानित दूरी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग को याद होना चाहिए सूर्य और धरती के बीच कितना दूरी है, अनुमानित दूरी कितना है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। तो ये था हमारा 19 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज कीबोर्ड में ESC की का प्रयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? ESC आप लोग देखते होंगे जब भी आप लोग कीबोर्ड के यूज करते होंगे, जब आपका डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो वहाँ कीबोर्ड तो होता होगा ना, आप लोग टाइपिंग जाते होंगे। बहुत सारे लोग CHS का एग्जाम दिए होंगे तो उनको तो आपका टाइपिंग में पास होना होता होगा, तो उसके लिए भी आपको टाइपिंग करना होता। या फिर जो लोग भी कंप्यूटर जिनके पास में होगा, जिनके पास लैपटॉप होगा, तो आप लोग देखिएगा कि मतलब आपका लेफ्ट जो आपका हैंड है सबसे ऊपर साइड में जब जहाँ कीबोर्ड होता है वहाँ पे ESC का एक बटन होता है। तो वो ESC की के द्वारा इनमें से कौन सा जो आपका कमांड है वो नहीं किया जाता है? इसमें 3 ऑप्शन है जो कि किया जाता है, जो एक ऑप्शन है वो नहीं किया जाता है। डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, जो डायलॉग बॉक्स खुला होता है उसको बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
कमांड को रद्द करने के लिए, कोई भी चीजें हो रही है तो उनको रद्द करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चयनित ड्रॉप डाउन सूची को बंद करने के लिए, जो भी हम चयन कर रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो उसकी सूची को बंद करने के लिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है पता है? अगर जो आप हम लोग के वेबसाइट से जुड़े होंगे तो आप लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू का एहसास हुआ होगा। अब जब भी जैसे मेरा जो हम लोग का जो आपका टीम का ये है, वेबसाइट का नाम है achievusweb.in। जो लोग भी वहाँ से जुड़े नहीं होंगे, जो लोग भी वहाँ नहीं पढ़े होंगे, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर विजिट करें। आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट वहाँ पे दी जाती है, और वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल, जो भी जीके जीएस से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल है, वहाँ सारे कुछ अवेलेबल है। तो आप लोग जाइए और वहाँ पे एक बार अवश्य विजिट कीजिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। तो आप लोग जब वहाँ पे विजिट कीजिएगा ना, तो जैसे जीके जीएस है तो जीके जीएस पर टैप कीजिएगा तो वो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ जाएगा कि जीके जैसे पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी और हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सारे कुछ खुल के आएगा। अब आप हिस्ट्री खुला तो हिस्ट्री में इंसिडेंट हिस्ट्री खुलेगा, तो वही ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। हिस्ट्री खुला, हिस्ट्री में इंसिडेंट हिस्ट्री खुलेगा, मेडिवल, तो जो वही जो एक दूसरे से खुल रहा है ना, उसी को ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। चलिए, अच्छा चीज़ मैं तुम्हें आपको बताया हूँ, ठीक है? तो अच्छा चीज़ बताया हूँ तो क्या करना है? दिल से थैंक यू बोलना है, तो दिल से भी थैंक यू बोलना है और हाथों से भी थैंक यू बोलना है। तो हाथ से थैंक यू बोलने में क्या करना पड़ेगा? बेल आइकन के साइन को प्रेस करना पड़ेगा, और जो वीडियो है उसको भी लाइक करना पड़ेगा। बेल आइकन साइन को क्यों प्रेस करना पड़ेगा? उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको मिलेगा। और लाइक करने से क्या होगा, हम लोग का मोटिवेशन काफ़ी बूस्ट होगा, और उस जब मोटिवेशन बूस्ट होगा तो क्या होगा, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट लाई जाएगी। तो जो ये विंडोज कीबोर्ड ESC की है, उससे क्या होता है, चयनित कमांड शुरू करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। चयनित कमांड को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन शुरू करने के लिए इसका उपयोग बिल्कुल नहीं की जाती है। तो ये था आपका 20वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च की आधिकारिक पत्रिका का नामक क्या है? जो कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च आधिकारिक पत्रिका है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति इसका नाम है, ठीक है? कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? मतलब ऑफिशियल, मैं इसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ऑफिशियल, इसका इंग्लिश कहता है ऑफिशियल। मतलब गोवा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? तो वो कोंकणी है। कोंकणी जो है वो गोवा के आपका कार्यालयी भाषा है। कार्य मतलब जो कार्यालय में इसका उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कार्यालयी भाषा बोलते हैं। गोवा में एक और भाषा यूज किया जाता है जो कि मराठी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, वहां भी इसका अनुमति दी जाती है। अब ये आपका मराठी क्यों है पता है आपको? जो गोवा है वो आपका महाराष्ट्र के पास ही तो आसपास में है, तो इसलिए वहां मराठी भाषा का भी कार्यालयी भाषा में यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो आपका कोंकणी लैंग्वेज है। ये था आपका 22वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, जो गोवा है, गोवा में का राजधानी तो आपको पता ही है, पणजी होगा। छोड़िए, रहने दीजिए, आप बता दीजिए चीफ मिनिस्टर वहाँ के कौन है? ये क्वेश्चन है बताना। मैं मेरा मन किया तो पूछ ही देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर गोवा का कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। आप लोग शायद बहुत कम क्वेश्चन पूछा हूँ तो वैसे ऐसे ही पूछ दिया कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है। कुछ दिन पहले हमारे देश के काफ़ी अच्छे लीडर, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व जिनका नाम मनोहर पर्रिकर था, उनके निधन होने के बाद इन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में बनाया गया। तो इनका नाम क्या है? तो इसका आपका नाम आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम और नेट बैंकिंग के प्रयोग के संबंध में विपरीत विकल्प का चयन करें। मतलब इसमें कौन सा विकल्प जो है वो एटीएम और नेट बैंकिंग के प्रयोग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान देना है। जो सही है उसको नहीं, जो गलत है उसको आप लोग को चूज करना है। अपना एटीएम कार्ड किसी के साथ नहीं बांटे, बिल्कुल सही बात है। जो लोग भी एटीएम रख रहे होंगे उन्हें बिल्कुल आभास होगा कि अगर जो हम किसी को एटीएम कार्ड दे देंगे, अगर जो मेरा पिन कोड मतलब जो मेरा एटीएम का कोड होता है, जो गुप्त कोड होता है, वो जान जाएगा तो क्या कर सकता है। आप लोग सबको बिल्कुल आभास होगा। तो अपना एटीएम कार्ड किसी को भी साथ नहीं बांटें, सही बात है बिल्कुल। अपना पिन किसी से भी साझा नहीं करें, बिल्कुल बात है। अगर जो आप अपना एटीएम का पिन किसी को बता दिए, जो आपका दोस्त है, वैसे दोस्त लोग तो इतना घटिया काम नहीं करता है, लेकिन आजकल किसी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर जो कोई गलती से भी आपका एटीएम का पिन जान गया तो आपका एटीएम में जो भी बैंक में पैसा बचने वाला है वो लड्डू ही बचेगा, ठीक है। अगर जो कोई दयावान इंसान हुआ तो 1-2 रुपया छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अपना जो पिन होता है वो किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अपने लॉगिंग आईडी और पासवर्ड किसी को ना बताएं, बिल्कुल सही है। जो हमारे लॉगिंग आईडी है, जो हम जिससे हम अपना आईडी को लॉगिन करते हैं, और पासवर्ड ये भी बिल्कुल किसी को नहीं बताएं। ये नेट बैंकिंग में होता है, ये एटीएम से कोई मतलब नहीं है, ये नेट बैंकिंग में होता है। नियमित अंतराल पर पिन बदले नहीं, ये जो नहीं है ना, बिल्कुल बदले।
नियमित अंतराल पर अपना पिन बदलना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका एटीएम को हैक होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा तगड़म आ गया है। लोग क्या करते हैं कि एटीएम जो मशीन होते हैं वहाँ पे कैमरा लगा देते हैं, उसके बाद से आपका एटीएम को ट्रैक कर लेगा, वहाँ कुछ चिप वगैरह यूज़ करते हैं, और जिससे आपका आपका जो भी एटीएम का जो ये होता है डेटा होता है वहाँ पे आपका स्टोर हो जाता है, और जो आप पासवर्ड देते हो, जो आपका गुप्त अंक होता है, वो भी आपका कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड हो जाता है। उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अभी लोगों के पैसा लूट रहे हैं, जो लुटेरे लोग होते हैं, जो घटिया लोग इंसान होते हैं जिनका ये सब काम है। तो इसलिए क्या है, आप लोग को नियमित अंतराल पर अपना पिन बदलते रहना चाहिए बिल्कुल। तो ये जो ऑप्शन है नियमित अंतराल पर पिन नहीं बदले, तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि आपका एटीएम और नेट बैंकिंग के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। बदलना चाहिए आपको पिन। अगर जो आप अपना एटीएम को, अपने बैंकिंग को सेफ रखना चाहते हैं तो अपना पिन बदलते रहिए नियमित अंतराल पर। ये था 23वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है वो आपका उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है वह एक बाघ अभ्यारण्य है जो कि हिमालय की गोद में स्थित है। यह 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौंडी गढ़वाल, ये 3 एरिया में आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये क्या है? एक बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये था आपका 24 क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ये क्वेश्चन को मैं काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है? ये आर्किमिडीज सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु पानी में तैरती है। अब आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को ये चीजें याद हो जाए। तो वस्तुएं जो भी वस्तुएं हैं वो आपको आर्किमिडीज सिद्धांत के थ्रू ही पानी पर तैरती है, सबको पता होगा। यह सिद्धांत है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और भार में यह आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, तथा वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होती है। मतलब एक आप लोग देखते होंगे ना, कहीं कहीं बाल्टी में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, आप कुछ चीज़ें गिरा दिए तो क्या होता है, अगर लबालब कोई पानी भरा हुआ है तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो जो पानी जितना बाहर आता है, जितना आप वजन का उस सामान को उस बाल्टी में, उस ग्लास में, उस बर्तन में गिराते हो, उतना ही वो पानी बाहर आता है। तो वो दोनों का जो वजन होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, जितना पानी गिरा उतना पानी, जितना वजन गिरा उतना पानी बाहर आया। तो ये आपका जो भी वस्तु तैरता है ना पानी में, तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे वो तैरता है। ये था आपका 25वां क्वेश्चन। इसको मैं आपका 24th लेक्चर में भी डिस्कस किया हूँ, और आज 25th लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई थिंक आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, पेरियोस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरियोस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। सरलतम प्रकार की परिदर्शी में एक नली में 2 समतल दर्पण इस प्रकार लगे होते हैं कि इनकी परावर्तक सतहें एक दूसरे से समांतर लगी रहती है, और प्रत्येक दर्पण के नली के अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनता है। जो परिदर्शी होता है उसके द्वारा जो भी इंसान देखने वाला होता है, जो भी प्रेक्षक होता है, वो पीछे छिपकर भी अपने वातावरण के चारों ओर हर कुछ को देख सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पेरियोस्कोप, जो कि साधारण शीशा में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मृगमार्चिका मुख्यतः रोशनी के से बनी होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और आप लोग अपने डेली यूज में भी इस क्वेश्चन से मतलब इस चीजें से अवगत हो गए हैं। मृगमार्चिका ये कौन से रोशनी से बनती है? तो ये अपवर्तन से बनता है। मृगमार्चिका, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं मिरेज, MIRAZ। ठीक है, जो मिरेज होता है वो मुख्यतः रोशनी के अपवर्तन से बनती है। यह मुख्यतः रेगिस्तान में गर्मी के दिनों से बनती में एहसास होता होगा। देखते हो जो भी लोग रेगिस्तान एरियाज में रहते हैं उनको ये चीज़ एहसास होता है। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। इससे यात्रियों को भ्रम हो जाता है कि वहाँ जल या तालाब है, ठीक है, जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उनको लगता होगा कि अरे पानी है, इसके कारण से क्या आपका पेड़ उल्टा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ वास्तव में तालाब नहीं होता है, यहाँ
अपवर्तन की प्रक्रिया होती है और पेड़ की मृगमाछिका बन जाती है। आप लोग देखते हो कहीं कहीं आप लोग रोड पे चलते हो गर्मी के दिनों में, जब भी रोड पे चलते हो तो आप लोग जब चलते रहते हो गर्मी के दिन में, जब धूप रहता है, देखते हो धूप में क्या होता है कि काफ़ी दूर आपसे लगभग 100 मीटर 200 मीटर आगे देखते हो गड्ढा का टाइप बना था, उसमें भी पानी का आकार दिखेगा। आप लोग कभी रियलाइज़ कीजिएगा, ऐसे नहीं किए, जो लोग किए होंगे तो वो सही है, जो नहीं किए होंगे तो गर्मी के दिनों में आप लोग रोड पे चलिएगा और देखिएगा कहीं कहीं पे आपका चमकेगा, मतलब रोड आपका 100-200 मीटर आगे चमकेगा, मतलब लगेगा कि पानी वहाँ पे है। लेकिन आप वहाँ पे जाइएगा तो दिखेगा कुछ भी नहीं है, आगे जैसे बढ़ते जाइएगा वहाँ देखिएगा कुछ भी नहीं है। ये आपका जो मृगमाछिका है वो मुख्यतः अपवर्तन, रोशनी का अपवर्तन से बनता है। अगला प्रश्न है, हवाई संरचना का कारण नहीं होता है, मतलब इनमें से कौन सा बीमारी जो है वो हवाई संरचना का कारण नहीं होता है। जो हेपेटाइटिस बी है एक हवाई संरचना द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस नामक विषाणु के द्वारा फैलते हैं जो कि लीवर पर असर डालते हैं। बाकी ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब जो है आपका हवाई संरचना के थ्रू फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा फैलते हैं जो कि आपको लीवर को अटैक करता है। ये था आपका 28वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त प्रशिक्षण में क्या शामिल नहीं है। जो मनुष्य को एलर्जी होता है उसका जो जांच किया जाता है रक्त का, उसमें क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं होता है। तो जो हीमोग्लोबिन AIC हो जो आपका रक्त एलर्जी के प्रशिक्षण में शामिल नहीं है, ठीक ना। तो ये था आपका 29वां प्रश्न। अब आज का आखिरी प्रश्न काफी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न नहीं है, ये जो नहीं है ना उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो जो इसमें जूल का नियम जो है वो गैस के नियम से संबंधित नहीं है। बाकी वॉयल्स का नियम बिल्कुल है, एवोगाड्रो का नियम बिल्कुल है और चार्ल्स का नियम ये भी है, लेकिन जो जूल का नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। इसका संबंध कार्य और ऊर्जा से है। किससे से? कार्य और ऊर्जा से आपका जूल का संबंध है। तो ये था आपका आज NTPC का सेट नंबर 25। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तो मजा आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अवश्य लाइक करें, अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।